नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग बात कर रहे थे अपने 7वें मॉड्यूल के बारे में, जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, उसमें हमने कई सारे टॉपिक को देखा है, कई सारे जो हमारे कंपोनेंट होते हैं उनको देखा है। रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, इन सारे कंपोनेंट को हमने कवर कर लिया है। अभी हम लोग देखेंगे इसमें हमारा जो अगला टॉपिक बनेगा वो बनेगा मैग्नेट और उसके गुण के बारे में। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है मैग्नेट, या जो मैग्नेटिज्म होता है, चुंबकत्व होता है, और रिले। इसके बारे में हमारा अगला टॉपिक होगा और मॉड्यूल हमारा 7 वाला ही रहेगा, जिसका नाम है सक्रिय और निष्क्रिय कंपोनेंट या घटक। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व के बारे में, बताना है, बात करना है, चुंबक के गुण की व्याख्या करनी है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या करनी है, कौन कौन सा मटेरियल से हम लोग चुंबकीय पदार्थ बनाते हैं। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमको बात करना है। उसके बाद रिले के प्रकार, उनके निर्माण के बारे में क्या करना है, बात करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना चुंबक क्या होता है और चुंबकत्व क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। पहला आप लोग हेडिंग बना लेंगे, चुंबक और चुंबकत्व। बोला कि चुंबक वे होते हैं जो लोहे या लौह मिश्र धातु को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं। प्रकृति में उपलब्ध चुंबकों को प्राकृतिक चुंबक या लोड स्टोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो लौह पदार्थों को क्या करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखते हैं, उनको कहा जाता है चुंबक कहा जाता है। ठीक है, और जो चुंबक प्रकृति में मिलते हैं हमको, उनको कहा जाता है प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है, या लोड स्टोन कहा जाता है। आगे है किसी पदार्थ के लौह पदार्थ के टुकड़े को आकर्षित करने का कुछ जो गुण होता है वो कहलाता है हमारा चुंबकत्व। ठीक है, तो दो परिभाषा निकली। एक तो निकला चुंबक क्या होता है, जो अपनी ओर जो ऐसे पदार्थ जो लोहे की सामग्री को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, वो क्या कहलाते हैं, चुंबक कहलाते हैं। लेकिन अब जो खींचने की जो गुण होते हैं, है ना, किसी पदार्थ के द्वारा लोहे के टुकड़े को या किसी पदार्थ को अपनी तरफ खींचने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है। तो ये हो गया हमारा चुंबकत्व का परिभाषा। ठीक है, आगे है, इन दिनों प्राकृतिक चुंबकों का बहुत कम व्यवहारिक उपयोग होता है, क्योंकि कृत्रिम तरीके से अति उत्तम चुंबक बनाना संभव हो गया। ठीक है, तो आज के टाइम पे क्या है कि सारा चीज इलेक्ट्रोमैग्नेट पे चलता है, यानी हम अलग अलग मटेरियल से क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के चुंबक का निर्माण करते हैं, जिनको विद्युत चुंबक कहा जाता है। तो मैक्सिमम जगहों पर, मैक्सिमम इक्विपमेंट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही इस्तेमाल करने लगे हैं। प्राकृतिक चुंबक का उपयोग जो है आज के व्यवहारिक टाइम पर या प्रैक्टिकल रूप से आप बोले तो कम होने लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मानव निर्मित चुंबक या कृत्रिम चुंबक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगला है हमारा चुंबकीय और अचुंबकीय सामग्री। ठीक है, तो हमारे पास प्रकृति में क्या है, कुछ जो पदार्थ हमारे उपलब्ध होते हैं, कुछ उसमें चुंबकीय प्रकार के होते हैं और कुछ अचुंबकीय प्रकार के होते हैं। बोला कि सभी पदार्थों को कृत्रिम रूप से चुंबक नहीं बनाया जा सकता है। वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और केवल उन्हीं चुंबकीय पदार्थों को कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सभी पदार्थ को हम लोग चुंबक नहीं बना सकते हैं, केवल वही पदार्थ को हम लोग चुंबक बना सकते हैं जो चुंबक के द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, चुंबकीय पदार्थ हमारा कहलाते हैं, और उन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, चुंबक बना सकते हैं। आगे है, अन्य सभी पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कुछ चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों की सूची नीचे दी गई है। ठीक है, तो और जो बचे हुए पदार्थ हैं हमारे, जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, उनको अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। उनके द्वारा हम लोग कृत्रिम चुंबक नहीं बना सकते हैं, और कुछ हमारे पास सूची है कौन कौन से पदार्थ आते हैं जिनसे चुंबक बनाया जा सकता है। एक तरफ हो गया चुंबकीय पदार्थ, दूसरी तरफ क्या है, अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ में आता है हमारा लोहा आता है, स्टील आता है, कोबाल्ट आता है, निकल आता है। और अचुंबकीय पदार्थ में क्या आता है हमारा, एल्यूमिनियम आता है, कॉपर आता है, पीतल आता है, लेड आता है। तो ये सारे हमारे क्या है, अचुंबकीय पदार्थ। ये चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं। और यहाँ पे कुछ हमारे चुंबकीय पदार्थ है, ये क्या होते हैं, चुंबक के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। आगे है हमारा चुंबक के ध्रुव। ठीक है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है नॉर्थ ध्रुव बोला जाता है, एक होता है साउथ ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इस तरह के हमारे क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के ध्रुव में हम लोग देखते हैं पोल ऑफ ए मैग्नेट। बोला है कि चुंबक के दो बिंदुओं पर चुंबकीय प्रबलता केंद्रित होती है। इन बिंदुओं को चुंबक का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे मैग्नेट हो गया, एक मैग्नेट का टुकड़ा हो गया। इसके
दो बिंदु पर क्या होते हैं, दो पोल होते हैं जिनका नाम होता है N और S। ठीक है, तो इन दो बिंदुओं पर क्या होता है, चुंबक की जो चुंबकीय प्रबलता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। या चुंबकीय जो प्रबलता होती है वो इन दोनों बिंदुओं पर क्या होती है, हमारी केंद्रित होती है। इसीलिए इनको कहा जाता है चुंबकीय ध्रुव। जैसे हमारा अर्थ होता है, अर्थ में भी क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। क्योंकि क्या होता है, चुंबकीय प्रबलता कहाँ पर, इस बिंदु पर क्या होती है, हमारी केंद्रित होती है। इसको बोला जाता है चुंबकीय ध्रुव। आगे हमारा चुंबकीय फ्लक्स। अगला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स। अगला हेडिंग बना लेंगे चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स। बोला कि किसी भी चुंबक के में चुंबकत्व का गुण चुंबक के विपरीत सिरों पर दो ध्रुवों के बीच बल का एक अदृश्य क्षेत्र के कारण होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, बोला इसमें जो कोई चुंबक होता है, मान लीजिए, तो उसमें जो चुंबकत्व का गुण होता है, चुंबक के विपरीत सिरों पर दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो दोनों ध्रुवों के बीच जो हमारा एक अदृश्य क्षेत्र होता है, उसके कारण क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारे चुंबक है, चुंबक के दो हमारे सिरे हो गए, एक नॉर्थ का हो गया, एक साउथ का हो गया। अब इसके बीच में क्या होता है, हमारा एक अदृश्य बल होता है। क्या होता है, अदृश्य बल होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक लाइंस बोलते हैं। इसके कारण ही क्या होता है, हमारा इसी को कहा जाता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। कि ये इस चुंबक के चारों ओर क्या है, एक अदृश्य लाइन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। आगे बोल रहा है कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो ध्रुवों पर क्या होता है, हमारा प्रबल होता है। ठीक है, तो जो हमारे पोल होते हैं, इस पोल पर क्या होते हैं, हमारे चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, प्रबल होते हैं। यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होता है, यहाँ पर अधिकतम होता है। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, चित्र में क्या है, हमारे एक चुंबक है, चुंबक में क्या है, दो पोल हैं, दोनों पोल से क्या है, अदृश्य लाइन निकली हुई है। ठीक है, इन अदृश्य लाइन को बोलते हैं फ्लक्स लाइन। क्या बोलते हैं, फ्लक्स लाइन या चुंबकीय रेखा बोला जाता है। तो इन चुंबकीय रेखाओं को देखेंगे अगर हम ध्यान से, तो हमारा जो पोल होता है, पोल के पास में क्या है, बहुत सारा मैग्नेटिक लाइंस होता है। ठीक है, यहाँ पर भी पोल में क्या है, बहुत सारा मैग्नेटिक लाइन होता है। अगर अदर एरिया में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो, मैग्नेटिक लाइन या जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो क्या है, बेहद कम है। आगे बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र सभी दिशाओं में मौजूद होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की से दूर जाते हैं प्रबलता कम होती जाती है। चुंबकीय क्षेत्र सभी दिशाओं में मौजूद होता है, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों से दूर जाते हैं प्रबलता क्या होती है, कम हो जाती है। अगर हमको हम इस चुंबक को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो दोनों हमारे पोल हैं, एक साउथ का एक नॉर्थ का है, इसको जब हम लोग देखेंगे तो पता ये चलता है कि अगर हम पोल से दूर जाते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है क्या होती है, कम होती है। यानी पोल के पास में क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है वो अधिक है, और पोल से दूर में क्या है, कम है। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है वो चारों दिशाएं में होता है। ये तो अभी हमको दो डायरेक्शन में दिख रहा है, 2D में दिख रहा है। जब इसको सामने से 3D में हम लोग देखेंगे तो पता चलता है कि चुंबक के चारों तरफ, चारों दिशाओं में क्या होती है, हमारे चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। आगे बोला है कि चुंबकीय रेखाएं उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर जाती हुई और दक्षिणी ध्रुव पर चुंबक में प्रवेश करती हुई मानी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जो हमारा चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं, ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ क्या होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में क्या होती है, अंदर आ जाती है। इस तरह से क्या होती है, हमारी चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो ट्रेवल करती हैं या चलती हैं या दिखती हैं या महसूस की जाती हैं। आगे चुंबकीय रेखाओं का पूरा समूह जिसे चुंबक के उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर प्रवाहित माना जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो जो चुंबकीय रेखाएं हैं इनका जो पूरा समूह होता है, जो हमारे क्या होते हैं, उत्तरी ध्रुव से बाहर की ओर प्रवाहित माना जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, तो एक परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स कुछ नहीं होता, बेसिकली चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं जो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ आती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, हमारा चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। आगे है चुंबकीय फ्लक्स को प्रतीकात्मक रूप से ग्रीक अक्षर फाई द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स फाई जितना अधिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक क्या होगा, प्रबलतम होगा। तो जो चुंबकीय फ्लक्स होता है इसको दर्शाने के लिए हम लोग फाई का इस्तेमाल करते हैं। तो फाई का वैल्यू जितना अधिक होगा, चुंबकीय फ्लक्स की जो प्रबलता होती है हमारी उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये चुंबकीय फ्लक्स का क्या है, हमारा चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोला जाता है फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाई। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया और चुंबक के बारे में हो गया। अगला है हमारा चुंबक के गुण। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चुंबक।
चुंबक के दो गुण होते हैं। पहला क्या है कि चुंबक के जो दो विपरीत सिरे होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी चुंबक में हमारे दो ध्रुव होते हैं, एक साउथ का होता है, एक नॉर्थ का होता है। लेकिन अगर दो अलग अलग टाइप के अगर हमारे क्या हैं ध्रुव हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर समान टाइप के जो हमारे पोल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करना। जब एक स्वतंत्र रूप से चलने वाले अस्थायी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूसरे अस्थायी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के पास लाया जाता है तो अदृश्य बल दोनों ध्रुवों को एक दूसरे की ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, तो यह एक क्वालिटी होता है, एक प्रॉपर्टी होता है किसी भी चुंबक का। जब क्या करा जाता है कि जो दो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, हमारे चुंबक के टुकड़े होते हैं, ठीक है, उनको क्या अगर उत्तरी ध्रुव को हम दक्षिणी ध्रुव के पास लाते हैं तो क्या होते हैं, दोनों आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, बोला है कि दो विपरीत ध्रुव वास्तव में एक दूसरे से चिपके रहते हैं। जैसे जैसे ध्रुवों के बीच की दूरी कम होती जाती है, विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल बढ़ता जाता है। ठीक है, मान लीजिए पहले हमने थोड़ी दूर पर रखा था, फिर जैसे जैसे दूरी को जो हम पास उसका लाते हैं यानी उसकी दूरी को कम करते हैं तो क्या होता है, जो उसके बीच आकर्षण होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे है, वास्तव में आकर्षण बल ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती के रूप में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो जो आकर्षण बल होता है वो दूरी को जैसे कम करेंगे तो उसके वर्ग के विलोमानुपाती क्या होता है, बढ़ता जाता है, उसके बीच का जो आकर्षण बल होता है। ठीक है, इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखते हैं कि मान लीजिए हमारा दो प्रकार का क्या है, एन और एस प्रकार का एक चुंबक है। ठीक है, और दूसरा एक चुंबक और है जो क्या है, एन और एस प्रकार का है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। जब क्या होते हैं, इनको हम लोग पास पास मिलाते हैं, जैसे जैसे पास पास मिलाएंगे इनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल बढ़ने लगता है। दूर करेंगे तो क्या होगा, आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। वही बोल रहा है कि जो आकर्षण बल होता है बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती होता है। आगे हमारा दूसरा दूसरा है कि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, समान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बोल रहा है कि जब एक स्वतंत्र रूप से चलने वाले अस्थायी चुंबक को का उत्तरी ध्रुव दूसरे अस्थायी चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो एक अदृश्य बल दोनों ध्रुवों को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का कारण बनता है। दो विपरीत ध्रुव क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। आगे बोल रहा है कि दो विपरीत ध्रुव जो होते हैं, है ना, दो विपरीत ध्रुव वास्तव में एक झटके के साथ दूर चले जाते हैं। जैसे जैसे ध्रुवों के बीच की दूरी कम होती जाती है, यह प्रतिकर्षण बल क्या होता है, हमारा बढ़ता जाता है। वास्तव में प्रतिकर्षण बल ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपात के रूप में परिवर्तित होता रहता है। जैसे हमारा उसके लिए था कि जैसे जैसे अगर हम दूरी को कम करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो आकर्षण होता है वो बढ़ता है, लेकिन प्रतिकर्षण भी क्या होता है, हमारा बढ़ता है। ठीक है, मान लीजिए अभी आप कभी ट्राई करेंगे, दो छोटे छोटे चुंबक लेना है। ठीक है, इस तरह से अगर उनके विपरीत पोल को आप एक साथ लाएंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे इनको पास में लाएंगे ना, इनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बढ़ता जाता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा। दूर है तब तो ठीक है, अगर आप और पास में लाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। आप दोनों चुंबक पर दूसरे साइड में क्या देखेंगे कि एक बल लग रहा है। उसी को बोला जाता है कि वो क्या है, कि हमारे जो समान ध्रुव हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारा कि उसकी क्वालिटी हो गई। समान पोल वाले क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत पोल वाले क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे हमारा चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुणों को प्रेरित करना। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास ऐसे पदार्थ हैं जिसमें मैग्नेटिक क्या होता है, पदार्थ होता है, यानी कि वो चुंबक के पास लाने से क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। उनको बोला जाता है चुंबकीय पदार्थ। उनको अगर चुंबकित करना है तो कैसे करना है, या उनमें चुंबकीय गुण को प्रेरित करना है तो कैसे करना है, उसको देखते हैं। इसमें है कि एक अस्थायी चुंबक चुंबकत्व को एक अनचुंबकीय लोहे की क्षण में प्रेरित कर सकता है, जिससे कि लोहे की क्षण चुंबक बन जाती है। ठीक है, तो जो एक अस्थायी चुंबक होता है वो अपने चुंबकत्व के गुण को एक अचुंबकीय लोहे की क्षण में क्या कर सकता है, प्रेरित कर सकता है। आगे है, जिसके कारण जो लोहे की छड़ होगी वो क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है। चुंबकत्व को प्रेरित करने के लिए यह पर्याप्त है यदि अस्थायी चुंबक लोहे की छड़ के निकट आ जाए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र है हमारा, चित्र में क्या एक परमानेंट मैग्नेट है और दूसरा क्या है, हमारा आयरन बार है। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट के पास क्या होते हैं, अपने चुंबकीय गुण होता है,
उसमें चुंबकीय फ्लक्स लाइंस होती हैं। अगर हम आयरन बार को चुंबकीय क्षेत्र के पास में लाते हैं या चुंबक के पास में लाते हैं तो क्या होता है, उसमें चुंबकीय गुण आने लगता है, क्योंकि जो हमारे नॉर्थ से निकलने वाली जो लाइन होती है वो इसके बीच से होकर गुजरती है। किसके बीच से? जो हमारे आयरन बार होते हैं, इस तरह से होकर गुजरेगी और वापस इधर आ जाएगी, इस तरह से गुजरेगी और वापस इधर आ जाएगी। इस तरह से क्या होते हैं, हमारे जो चुंबकीय लाइंस होती हैं वो चलती हैं। ठीक है, तो फिर जो हमारा आयरन बार होता है इसमें भी क्या होता है, चुंबक का गुण आने लगता है। इस तरह से हम किसी भी आयरन बार को, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उनको चुंबकित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है, किसी भी आयरन बार को हम लोग क्या करते हैं, चुंबकित कर सकते हैं। उसमें भी चुंबक के गुण को हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पन्न करा कर सकते हैं। किसके माध्यम से? परमानेंट चुंबक के माध्यम से। अगला टॉपिक होगा हमारा चुंबक के प्रकार। ठीक है, अगला क्या है, हेडिंग बना सकते हैं चुंबक के प्रकार, टाइप ऑफ मैग्नेट। बोला कि चुंबक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनको कृत्रिम रूप से भी क्या करा जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के चुंबक मिलते हैं, एक तो प्राकृतिक मिलता है, दूसरा कृत्रिम मिलता है। तो कृत्रिम चुंबक, जब चुंबक को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है तो पदार्थ के प्रकार के आधार पर चुंबकत्व को विभिन्न समयांतराल के लिए बनाए रखा जा सकता है। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, उसके पास तो चुंबक का गुण रहता ही रहता है। अगर हम किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं, चुंबक बनाते हैं, या किसी भी अन्य पदार्थ में क्या करते हैं हम लोग, चुंबक बनाते हैं, तो पदार्थ के क्वालिटी के हिसाब से या पदार्थ के प्रकार के आधार पर क्या होता है, हम चुंबकत्व के समय को स्थिर कर सकते हैं कुछ समय के लिए। यानी मान लीजिए लोहे से बना है तो उसमें कुछ देर तक चुंबक रहेगा, अगर निकिल से बना है तो कुछ और टाइम तक उसमें चुंबक रहेगा। ठीक है, तो चुंबकत्व को विभिन्न समय अंतराल के लिए बनाए रखा जा सकता है, अगर पदार्थ क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं तो। उदाहरण के लिए यदि सॉफ्ट आयरन के टुकड़े और स्टील के टुकड़े को चुंबकित किया जाता है तो स्टील में चुंबकत्व सॉफ्ट आयरन की तुलना में अधिक समय तक बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो एग्जांपल हैं, पहला है हमारा सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा और दूसरा क्या है, हमारा स्टील का टुकड़ा या स्टील आयरन का टुकड़ा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो स्टील में जो चुंबकत्व होता है सॉफ्ट आयरन की तुलना में क्या होता है, अधिक समय तक क्या रहता है, बना रहता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सॉफ्ट आयरन होता है उसमें चुंबकत्व का गुण जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो स्टील आयरन होता है उसमें काफी देर तक टिका रहता है। आगे बोल रहा है कि किसी पदार्थ को अपने चुंबकत्व को बनाए रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है, पदार्थ की प्रतिधारिकता कहा जाता है। ठीक है, किसी पदार्थ के द्वारा अपने चुंबक को बनाए रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है, पदार्थ की प्रतिधारिकता कहा जाता है, कि वो कितने देर तक क्या कर सकता है, चुंबकत्व को धारण कर सकता है। आगे है, पदार्थ की प्रतिधारिकता के आधार पर कृत्रिम चुंबकों को अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो पदार्थ की प्रतिधारिकता के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे कृत्रिम चुंबक होते हैं उनको भी दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा अस्थायी चुंबक और दूसरा क्या होता है, अस्थायी चुंबक। ठीक है, कुछ कुछ हमारे जो कृत्रिम चुंबक होते हैं जिनमें क्या होता है, अस्थायी मैग्नेट होता है। आगे बोल रहे हैं कि एक बार चुंबकीय बल हटा दिए जाने पर अस्थायी चुंबक अपनी चुंबकीय शक्ति या चुंबकत्व को खो देते हैं। ठीक है, तो जो हम कृत्रिम चुंबक बनाते हैं उसमें भी दो प्रकार का होता है, एक तो हो जाता है हमारा अस्थायी चुंबक, दूसरा क्या होता है, अस्थायी चुंबक। जो हमारा अस्थायी चुंबक होता है, अगर उसमें हम चुंबक को हटा लेते हैं तो क्या होता है, उसका जो चुंबकीय गुण होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो कृत्रिम रूप से हमारे अस्थायी चुंबक होते हैं उसमें काफी टाइम तक क्या रहता है, चुंबकीय गुण हमारा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर चुंबक के दो प्रकार हो गए। और आगे हमारा चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकत्व रहता है, एक बार चुंबकीय बल हटा दिए जाने पर उसे अवशिष्ट चुंबकत्व कहते हैं, प्रायः केवल अस्थायी चुंबक पर लागू होता है। ठीक है, बोल रहा है कि चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकत्व रहता है एक बार चुंबकीय बल हटा दिए जाने पर क्या होता है, उसे अवशिष्ट चुंबक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि चुंबक हटा लिया गया तो क्या हुआ, उसका चुंबकत्व का गुण खत्म हो गया, तो उसको बोलते हैं अवशिष्ट चुंबक। ये जो शब्द होता है ये प्रायः केवल अस्थायी चुंबकों पर ही लागू होता है। आगे बोला अस्थायी चुंबक लंबे समय तक चुंबकत्व को बनाए रखते हैं। जो हमारे अस्थायी चुंबक होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने जो चुंबकत्व का गुण होता है कुछ देर तक या काफी समय तक क्या कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या है, हमारे ये वर्गीकरण है चुंबक के। ठीक है, जिसमें क्या है, उसके कृत्रिम चुंबक को भी हम लोग दो प्रकार से डिवाइड कर देते हैं, एक हमारा अस्थायी हो जाता है और दूसरा अस्थायी हो जाता है। अगला है हमारा चुंबकीय फ्लक्स। जो हमारा फाई होता है उसकी इकाई क्या होती है। ठीक है, तो जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है उसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई को हम लोग कई प्रकार से एसआई में भी मापते हैं और सीजीएस में भी मापते हैं। तो इसका जो एक
इकाई होता है इसको बोला जाता है मैक्सवेल। क्या बोला जाता है? मैक्सवेल। मैक्सवेल क्या होता है? चुंबकीय जो क्षेत्र फ्लक्स होता है उसकी मापने की एक इकाई होती है। बोला कि एक मैक्सवेल जो होता है हमारा, एक मैक्सवेल जो होता है इकाई, हाँ एक मैक्सवेल इकाई एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा के बराबर होती है। ठीक है, तो जो एक मैक्सवेल होता, जो हमारी एक चुंबकीय क्षेत्र की जो एक रेखा होती है उसके बराबर होता है। यानी जो हमारा एक मैक्सवेल अगर हम माने तो किसके बराबर होगा? वन लाइन के बराबर होगा। ये लाइन कौन सा होता है? ये हमारी चुंबकीय लाइन होती है। कौन सी लाइन? चुंबकीय लाइन के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे में एग्जाम्पल भी है, उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए बोल रहा है कि चित्र में प्रदर्शित 6 मैक्स है क्योंकि प्रत्येक ध्रुव के अंदर या बाहर 6 रेखाएं क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए एक चुंबक है बोला है, ठीक है, तो चुंबक में क्या है हमारा? 2 पोल हो गया, एक यस हो गया, एक एन हो गया। अब इसमें से बोल रहा है कि इसका जो इसका मात्रक है वो क्या है? 6 मैक्स है। 6 मैक्स का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर में 6 लाइन आ रही है और 6 लाइन जा रही है। अगर ध्यान से देखेंगे तो नॉट से हमारा 3 लाइन निकलती है, 3 लाइन निकलती है इस साइड में और 3 लाइन क्या निकलती है इस साइड में। तो टोटल हमारी कितनी लाइन हो गई? 6 लाइन हो गई। ठीक है, इस तरह से क्या है हमारी 6 लाइन निकलती हैं और साउथ की तरफ आती है हमारी 6 की 6 लाइन साउथ में क्या होती है? समाहित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बोला जा सकता है कि इसमें टोटल कितनी लाइन है? 6 लाइन है। तो इसको बोलेंगे कि 6 मैक्स हमारी क्या है? इसकी इकाई है। ठीक है, जो हमारी चुंबकीय फ्लक्स है, अगर इसको मैक्सवेल में हम देखेंगे तो 6 मैक्स क्या है? इसकी इकाई है। ठीक है, तो यानी एक मैक्स बराबर नंबर ऑफ चुंबकीय क्षेत्र लाइन। ठीक है, नंबर ऑफ चुंबकीय क्षेत्र लाइन। ठीक है, या नंबर ऑफ लाइन बोल सकते हैं। जो लाइन कौन सी होती है? मैग्नेटिक लाइन होती है। आगे बोल रहा है कि इस तरह से अगर 1 पाउंड चुंबक है तो उसके पास क्या हो सकता है? 5000 मैक्स का चुंबकीय फ्लक्स प्रदान कर सकता है। 1 पाउंड जो होता है हमारा वो कितना ग्राम के बराबर होता है? 1 पीओ, हाँ 1 पाउंड होता है हमारा 453 ग्राम। ठीक है, अगर हमारे पास 453 ग्राम का क्या है? चुंबक है, ये जीएम है। ठीक है, अगर हमारे पास 453 ग्राम का चुंबक है तो उसके अंदर अनुमानित है कि 5000 क्या होंगी? हमारे फ्लक्स लाइन होंगी। क्या होंगी? 5000 हमारी फ्लक्स लाइन होंगी। तो हम बोल सकते हैं कि 1 पाउंड जो चुंबक होता है उसका जो मात्रक होगा वो कितना होगा? 5000 मैक्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्सवेल, जो हमारी चुंबकीय फ्लक्स है इसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक मैक्सवेल बराबर होता है हमारी एक चुंबकीय लाइन। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हमारा याद रखना है कि एक मैक्स बराबर होता है हमारा एक चुंबकीय लाइन। तो एक चुंबक में जितनी मैक्स लाइन होती है, जितने चुंबकीय लाइन होती है उसको बोला जाता है कि हाँ वो उतने मैक्स का क्या है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबक है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? इसको मापते हैं। तो आगे भी बोल रहा है कि जो हमारा ये मैक्सवेल होता है ये सीजीएस में मापने का एक चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है? इकाई होती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। किस पद्धति का है? सीजीएस पद्धति का है। क्या नाम है इसका? मैक्सवेल नाम है। ठीक है, तो एक मैक्सवेल क्या होता है हमारा? सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र मापने की क्या होती है? इकाई होती है। आगे बोला यह चुंबकीय फ्लक्स की एक बहुत बड़ी इकाई होती है। ठीक है, एक वेबर होता है हमारा 1 गुना में 10 की घात 8 लाइन। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे एक वेबर बराबर क्या होता है? 10 की घात 8 क्या होती है? लाइन होती है या हमारी मैक्स होती है। लाइन को मैक्स ही बोलते हैं। ठीक है, लाइन बोलते हैं या मैक्स बोलते हैं। जितनी हमारी लाइन होगी वो उतना ही क्या होगा? हमारा मैक्स होगा किसी भी चुंबक में। ठीक है, तो ये क्या है? अगर 10 की पावर 8 लाइन है या 10 की पावर 8 मैक्स है तो इसको बोलेंगे एक वेबर। ठीक है, इसको लिख लेना है। एक वेबर बराबर होता है 10 की पावर 8 लाइन या मैक्स। ठीक है, ये किस में मापा जाता है? सीजीएस में मापा जाता है। आगे है, चूंकि वेबर विशिष्ट क्षेत्र के लिए एक बड़ी इकाई है इसलिए माइक्रो वेबर इकाई का उपयोग किया जाता है। जो वेबर होता है वो क्या है? बड़े क्षेत्र में मापने बड़ी इकाई होती है किसी भी फ्लक्स लाइन को मापने के लिए। इसलिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? माइक्रो वेबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चीज वही हो गया। एक माइक्रो वेबर बराबर क्या होगा हमारा? 10 की पावर माइनस 6 वेबर होता है। ठीक है, हाँ अब जो ये वेबर होता है हमारा, ये वेबर क्या होता है? ये एसआई पद्धति का क्या है? हमारा मात्रक है चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र को मापने का। ठीक है, ये क्या है हमारा? एसआई पद्धति का है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। ये क्या है हमारा? एसआई पद्धति का है। और सीजीएस का क्या है हमारा? सीजीएस का है हमारा मैक्सवेल। ठीक है, एमएक्स लिखेंगे तो समझ जाना है। सीजीएस का क्या हो गया? मैक्सवेल हो गया। और जो हमारा एसआई पद्धति का है वो क्या है? वेबर है। एक वेबर में कितना मैक्सवेल होता है? 10 की पावर 8 मैक्सवेल होता है। ठीक है, और एक लाइन बराबर क्या होता है हमारा? एक मैक्स होता है। ये हो गए हमारे चुंबकीय फ्लक्स को मापने का जो हमारी इकाई होती है।
सीजीएस में अलग होती है और एसआई में क्या होती है, अलग होती है। अगला है हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ठीक है, क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व? तो होता क्या है कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना हमारे फ्लक्स लाइन है, कितनी हमारी चुंबकीय लाइन है, उसी को क्या बोला जाता है, फ्लक्स घनत्व बोला जाता है। तो बोला कि फ्लक्स घनत्व फ्लक्स की दिशा के लंबवत किसी तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, उसी को क्या बोला जाता है, फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए क्या है, यहाँ पर हमारे पास चुंबक है, एक एन है और एक एस है। अगर इससे क्या हो रहा है, हमारी बहुत सारी लाइनें क्या होती हैं, निकलती हैं, बहुत सारी लाइनें क्या होती हैं, निकलती हैं। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि उस एरिया में कितना हमारे फ्लक्स लाइन है, उसी को बोला जाता है हमारा चुंबकीय क्या बोला जाता है, उसी को फ्लक्स घनत्व तो बोला जाता है। ठीक है, जैसे इस एरिया में क्या है, हमारा 3 फ्लक्स लाइन है। मान लीजिए एक दूसरा हमारे पास चुंबक होता, उसके पास क्या होता, या इसके पास मान लो हमारा 4 लाइन है। कितना लाइन है, 4 लाइन है। ठीक है, एक दूसरा चुंबक हम लोग लेते हैं, इसमें अगर आप देखते हैं तो मान लीजिए इसमें क्या है, 2 लाइन हमारा निकल रहा है। तो अगर इतना एरिया हम लेते हैं इस वाले चुंबक में, तो क्या होता है, इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय लाइन की जो डेंसिटी है वो क्या है, हमारी कम है। क्यों? क्योंकि इस एक एरिया में क्या होता है, इसमें 2 चुंबकीय लाइन है। अगर इतना ही एरिया हम दूसरे वाले चुंबक में लेते हैं तो इसमें कितनी लाइन है, 4 लाइनें हैं। तो इससे पता चलता है कि इस वाले एरिया में 4 चुंबकीय लाइन है और इस वाले एरिया में क्या है, 4 हमारी 2 चुंबकीय लाइन है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी अधिक चुंबकीय लाइन होंगी, क्या बोला जाएगा कि उसका जो उस चुंबक का फ्लक्स घनत्व क्या है, अधिक है। ठीक है, जिसमें चुंबकीय लाइन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, उसका जो चुंबकीय घनत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका परिभाषा निकालते हैं, है ना। तो जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है, बोला जाता है कि नंबर ऑफ फ्लक्स हो जाता है और एक एरिया हो जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा परिभाषा हमारा बन जाता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, है ना। जो हमारा फ्लक्स घनत्व होता है, फ्लक्स की दिशा के लंबवत किसी तल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है। ठीक है, यानी एक इकाई क्षेत्रफल में कितनी हमारी चुंबकीय लाइन है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, फ्लक्स घनत्व बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फ्लक्स का घनत्व ज्यादा है, क्योंकि एक एक प्रति इकाई क्षेत्रफल में क्या है, यहाँ पर चुंबकीय रेखाओं की संख्या ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, हमारी चुंबकीय जो रेखाओं की संख्या क्या है, एक इकाई क्षेत्रफल में कम है। तो इसलिए अगर हम सीधा सीधा बोले तो क्या है, चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, बी बराबर फाई। फाई का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या, और ए का मतलब क्या हो गया, एरिया। ठीक है, तो प्रति इकाई एरिया में या प्रति इकाई क्षेत्रफल में हमारी कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, फ्लक्स घनत्व बोला जाता है। ठीक है, सीधे शब्दों में एक बार और समझिए कि एक प्रति इकाई क्षेत्रफल में नंबर ऑफ फ्लक्स या नंबर ऑफ चुंबकीय क्षेत्र लाइन, ठीक है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, फ्लक्स घनत्व बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्लक्स घनत्व का फार्मूला, इसको याद कर लेना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है। हाँ, इसमें एक चीज और हमको ध्यान रखना है कि चुंबकों में जो फ्लक्स घनत्व होता है, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों के पास क्या होते हैं, फ्लक्स लाइनें क्या होती हैं, अधिक घनी होती हैं। ठीक है, तो एक चीज और याद रखना, जो हमारे चुंबकीय फ्लक्स के जो पोल होते हैं, चुंबक के जो हमारे पोल होते हैं, उन पर क्या होता है, उनके ध्रुव पर क्या होता है, फ्लक्स घनत्व अधिक होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इस तरह से क्या है, हमारे चुंबक है, ठीक, तो अगर हम अदर जगह में देखेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या होता है, हमको 3 लाइन मिलती है, लेकिन जैसे ही हम पोल पर इतना बड़ा एरिया देखते हैं तो क्या होता है, हमारा 6 लाइन हमको मिल जाती है। ठीक है, यहाँ भी पोल में भी देखेंगे तो कितना लाइन मिलेगा, 6 लाइन मिलेगा। तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा चुंबक होता है, इसके पोल के पास में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अन्य जगह की अपेक्षा में क्या होता है, अधिक होता है। इस चीज को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगला है हमारा कुछ और है, चुंबकीय जो हमारे फ्लक्स घनत्व है, उसकी क्या है, इकाइयां। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी की एक कुछ और यूनिट है, उनको हम लोग देखते हैं। बोला एक क्या होता है, हमारा गॉस होता है। क्या होता है, गॉस। एक गॉस एक फ्लक्स लाइन प्रति सेंटीमीटर या मैक्स पर सेंटीमीटर के बराबर होती है। गॉस जो है हमारा, ये सीजीएस पद्धति में जो फ्लक्स घनत्व है उसका मात्रक होता है। तो फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, हमारा गॉस होता है। गॉस क्या बोलता है कि एक गॉस बोलता है कि प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा कितना फ्लक्स लाइन है, उसी को क्या बोला जाता है, गॉस बोला जाता है। ठीक है, आगे बोला है कि चूंकि गॉस क्या है, एक छोटी इकाई है, फ्लक्स घनत्व को अक्सर किलोग्राम में मापा जाता है। जो हमारी फ्लक्स घनत्व होते हैं, इसको हम लोग किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो किलोग्राम की जगह पर अगर हम किलो गॉस लेते हैं, 1 किलो गॉस बराबर क्या होता है, 10 की पावर 3 गॉस होता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा गॉस है, ये किस में इसका मात्रक है, फ्लक्स घनत्व का मात्रक किसमें है, सीजीएस पद्धति में है।
ठीक है। इस तरह से एसआई में भी क्या होता है, हमारा फ्लक्स का घनत्व तो मापने का इकाई होती है। अगर हम देखें तो माप की एसआई इकाई में क्या है, फ्लक्स का घनत्व बी की इकाई क्या होती है हमारी, प्रति वेबर प्रति वर्ग मीटर होती है। ठीक है। अगर हम लोग इस किसमें देखेंगे, एसआई पद्धति में देखेंगे तो क्या होगा हमारा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका फ्लक्स का जो घनत्व होता है उसकी उसका मात्रक होता है। ठीक है। अब इसको क्या कहा जाता है, एक टेस्ला भी कहा जाता है। ठीक है। अगर इस तरह से हमारा जो फ्लक्स घनत्व है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे टेस्ला। ठीक है। तो हमारा है कि प्रति वर्ग मीटर एक वेबर को टेस्ला कहा जाता है, जिसे कैपिटल टी से क्या करा जाता है, संक्षिप्त किया जाता है। आगे है कि टेस्ला इकाइयों की एसआई प्रणाली में फ्लक्स घनत्व की इकाई है। ठीक है। तो हमारा जो एसआई पद्धति में फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। ठीक है। अगला है हमारा चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, क्या है हमारा चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। यहाँ तो हमने पढ़ा दिया, फिर एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चुंबक क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, उसका फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, ये सब चीज। अगला है हमारा चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना इसको अटेंड करेंगे। अब चुंबकीय पदार्थ में कई प्रकार के होते हैं, हमारा अनुचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, लौह चुंबकीय होता है। इस तरह से क्या है, हमारे तीन प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। जो हमारे मटेरियल होते हैं इनके उपयोग से हम लोग क्या बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के चुंबक बनाते हैं। हार्ड मैग्नेट भी बनता है, सॉफ्ट मैग्नेट बनता है। ठीक है। इस तरह से कई सारे मैग्नेट को बनाया जाता है जो कृत्रिम रूप से उपयोग किए जाते हैं। ये सारे मटेरियल जो हैं, ये सारे जो प्रकार हैं, ये उसी के प्रकार हैं कि हम उसको कैसे मैग्नेट बनाएंगे उसमें। ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही, यहीं तक चलेगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।